हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 से संबंधित है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 5 यानी जीवन की मौलिक इकाई के अध्याय के अंदर के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स में इस चैप्टर के अंदर जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम समझेंगे और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क की पतली काट का अवलोकन किया, जिसमें वे मधुमक्खी के छत्ते जैसी अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। इसके लिए वे अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया और इन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वे कार्क की पतली काट का अवलोकन किया। जब उन्होंने देखा कि इसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं, इन प्रकोष्ठों को उन्होंने कोशिका नाम दिया। कोशिका यानी सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। इस प्रकार कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। अध्याय के अंदर दिया गया अगला प्रश्न है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी पौधे या जंतुएं हैं, सभी कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं। कोशिकाएं जीवन की सभी आवश्यक क्रियाकलापों को करने में सक्षम होती है। इस प्रकार कोशिकाएं मूलभूत इकाई होती है। अतः कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब प्रश्न है, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं? इस पर चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, CO2 कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण विधि द्वारा जा सकती है। जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करता है तो गति के इस विधि को विसरण कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के आर पार CO2 गैस का जो गति होता है वह विसरण विधि के द्वारा ही होता है। कोशिका के बाहरी वातावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका के अंदर की सांद्रता से कम होती है। चूंकि कोशिकाएं लगातार श्वसन की क्रिया करती हैं और इस श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, इसीलिए कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है, जबकि कोशिका के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। यही कारण है कि CO2 कोशिका से बाहर आ जाती है, क्योंकि विसरण विधि में कोई भी पदार्थ का जो गति होता है वह उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होता है। वर्णात्मक पारगम्य का मतलब है कि कोशिका झिल्ली सभी प्रकार के पदार्थों को आर पार जाने की अनुमति नहीं देती है। यह झिल्ली कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को आर पार जाने की अनुमति देती है, जबकि कुछ अन्य प्रकार के पदार्थों को यह अंदर बाहर होने से रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के आर पार जल के अणुओं के विसरण को परासरण कहते हैं। जब जल के अणुओं का गति होता है कोशिका झिल्ली के आर पार, तो इस विसरण को परासरण कहा जाता है। परासरण में अणुओं की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। अब हम देखेंगे अध्याय के अंदर दिए गए अगले प्रश्न। इसमें पूछा गया है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं?
इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली केवल कुछ निश्चित वांछित पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है, जबकि अन्य अवांछित पदार्थों को रोक देती है। इस प्रकार प्लाज्मा झिल्ली के आर पार पदार्थों का गमन चयन के आधार पर होता है। इसीलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं, जिससे कि प्रोकैरियोटी तथा यूकैरियोटी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। इस प्रश्न में हमें एक टेबल दिए जाएंगे जिसमें प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिकाओं के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। इस टेबल में हमें कुछ खाली स्थान यानी रिक्त स्थान दिए जाएंगे, जिसमें हमें सही शब्द या वाक्य को भरना है। अब आइए देखते हैं कि प्रश्न में कैसा टेबल दिया गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए इसका आकार प्राय छोटा यानी 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के लिए इसका आकार प्राय बड़ा यानी 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। दूसरे नंबर का जो अंतर है वह है केंद्रकीय क्षेत्र। प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए केंद्रकीय क्षेत्र जो होता है वह है अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र और इसे कहा जाता है केंद्रकाय, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के लिए केंद्रकीय क्षेत्र जो होता है वह सुस्पष्ट और चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। तीसरे नंबर की जो अंतर है वह यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती है। चौथे नंबर का अंतर दिया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर बात किया जाए तो झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसे कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है जो झिल्ली युक्त हो, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण इत्यादि। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप 2 ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में होता है यह कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है, लेकिन इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हमें 2 कोशिका अंगक का नाम बताना है जिसका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसी प्रकार प्लास्टिड में जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है इसमें भी अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम मुक्त होकर इससे विघटित कर देता है। किसी भी कोशिका में जो लाइसोसोम उपस्थित होते हैं इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं और इसी एंजाइम की उपस्थिति के कारण ही लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जब किसी कोशिका में किसी भौतिक या फिर रासायनिक प्रभाव के कारण यह नष्ट हो जाता है तो लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम इस मृत कोशिका को विघटित कर देता है। इस प्रकार अपशिष्ट का निपटान हो जाता है। इसी प्रकार इस एंजाइम की उपस्थिति के कारण जो अपशिष्ट है यानी मृत कोशिका है इसका निपटान भी हो जाता है।
अब अगले प्रश्न में हमें बताना है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। किसी कारण जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं जिससे कोशिका का अपघटन हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। अध्याय के अंदर दिया गया अगला प्रश्न है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। इसका उत्तर होगा कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को बारीकी से समझाने का प्रयास किया, साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।